जो आज का थंबनेल और अभी ये वीडियो आपने देखा है इसको मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 25 ऑफ अगस्त 2022। तो गाइज आज है तारीख 25 अगस्त 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लातविया को कहाँ पे है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे बात की गई है Cas9 प्रोटीन के बारे में। तो Cas9 प्रोटीन अक्सर न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है, ये है क्या? ऑप्शन ए बोलता है अ मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। ऑप्शन बी बोलता है अ बायोसेंसर यूज्ड इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स। ऑप्शन सी बोलता है अ जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट। या फिर ऑप्शन डी बोलता है अ हर्बाइसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। कल आपने इस प्रकार के बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे कि पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है इसका एक नया वेरिएंट अभी यहाँ पर टेस्ट किया गया है। और अभी यहाँ पे जो ये वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने बाकी सारे वेरिएंट से। और इसी को देखते हुए 28 सेकंड की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड की गई थी और वो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो मेंशन ये किया जाता है कि जो ये अभी हमने इस पूरे पिनाका रॉकेट सिस्टम का ट्रायल किया है, ये राजस्थान के पोखरान फायरिंग रेंज से ट्रायल किया गया है, वो सारी डिटेलिंग्स दी गई है। लेकिन करना क्या है, इस पिनाका सिस्टम के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि ये पिछले साल से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। जो रिसेंटली सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर पिनाका के बारे में डायरेक्टली पूछा भी गया था। आओ हम लोग डिस्कस करेंगे पिनाका सिस्टम है क्या। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाओगे। तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये सिस्टम नज़र आता है। इसमें से हम लोग एक साथ में बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं। जैसा आप लोग ये वाला जो पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर आपको लगभग 6 रॉकेट्स देखने को मिलेंगे एक साइड में और 6 रॉकेट्स देखने को मिलेंगे दूसरे साइड में। टोटल 12 रॉकेट्स हैं। तो लगभग 44 सेकेंड्स के अंदर, 44 सेकेंड के अंदर एक साथ हम लोग 12 रॉकेट्स को दाग सकते हैं। तो यह है पिनाका सिस्टम। और एक साथ हम कई सारे रॉकेट्स को, यानी अलग अलग सिस्टम का यूज़ करके कई सारे रॉकेट्स को दाग सकते हैं। यह पिनाका के अंदर ये एक ख़ास बात आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको समझ में एक चीज़ नहीं आ रही होगी, या फिर काफ़ी सारे लोग समझ भी गए होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भी है। पिनाका ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है ना, समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो पिनाका की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पिनाका बेसिकली शिव जी के धनुष से संबंधित है, यानी शिव जी के बो से संबंधित है। शिव जी का धनुष जिसको राम जी ने तोड़ा था और तोड़ने के बाद में सीता माँ से विवाह किया था। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल है। तो ये जो धनुष है ना, जिसको राम जी ने तोड़कर सीता माता से विवाह किया था, उसी धनुष को बोला जाता है पिनाका। तो इसी के नाम पर आप कह सकते हो ये पूरा सिस्टम का नाम रखा गया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सी बेसिक सी बात है जिसको आप लोग ध्यान में रखना। ये जो नया वर्जन है इसके अंदर आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि पिनाका सिस्टम की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर देता है, इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मेटल वेट का इस्तेमाल किया गया है। मेटल वेट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, मतलब मेटल वेट की वजह से ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा हल्का हो जाता है बाकी सारे से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। प्लस ये जो नया सिस्टम है
इसकी जो रेंज है लगभग 45 किलोमीटर तक की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो रॉकेट की रेंज है वो 45 किलोमीटर तक जा सकती है। और करेंट टाइम पे जो हमारे पास में ऑलरेडी पिनाका सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो रेंज है लगभग वो 35 से लेकर 37 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आप कह सकते हो पिनाका सिस्टम 45 किलोमीटर की रेंज तक का देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक लॉन्ग रेंज आपको वेपन की कैटेगरी के अंदर इसको रखना होगा। फिर पिनाका का अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें, यानी कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया बनाना, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना। हुआ क्या था, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो डीआरडीओ के थ्रू स्टार्ट किया जाता है 1980 के अंदर। अब स्टार्ट क्यों किया जाता है, देखो यहाँ पे ना हम लोग इंस्पायर होते हैं रशिया के एक लॉन्चर सिस्टम से। रशिया के पास में पहले से ही एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था जिसका नाम है ग्रैड। जैसा आपने पिनाका सिस्टम देखा है ना, ऊपर ढेर सारे रॉकेट्स लगे हुए थे, वैसे यहाँ पे रशिया का ये ग्रैड वाला सिस्टम है जिसमें ढेर सारे रॉकेट लगे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर अपना पिनाका सिस्टम को डेवलप किया, हमारे डीआरडीओ ने पिनाका सिस्टम को डेवलप किया। और जब हम लोगों ने इसको पूरी तरह से डेवलप किया, सक्सेसफुली ये टेस्ट हो गया, तो पहली बार कहाँ पे यूज़ किया गया, तो पिनाका सिस्टम को सबसे पहली बार यूज़ किया गया था जो 1999 का कारगिल युद्ध था उसके बैटलफील्ड में। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। और पिनाका सिस्टम को स्पेशली इसीलिए हम लोगों ने बना रखा है ताकि हम लोग जो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है या फिर जो अक्साई चीन वाला रीजन है स्पेशली, वहाँ पे हम लोग इस वेपन सिस्टम को तैनात कर सकें। तो ये बात है पिनाका के बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी बना हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का सभी लोग को अचीव करवाना है, एक छोटा सा सपोर्ट आप लोग कर सकते हो, काफ़ी हेल्प भी मिलती है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। देन पेज नंबर 1 पर एक लौता इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, इसको मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। आगे एक और आर्टिकल है उसके साथ में कंबाइन करके डिस्कस करूँगा। बिहार के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ उसके बारे में आपको पता ही है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, नीतीश की जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो फ्लोर टेस्ट जीत जाती है। तो इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल वाले आर्टिकल में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो आता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट जीता ज्ञान के तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, आगे एक आर्टिकल है उसके साथ में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी पहले बाकी सारे आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं ना। यहाँ पे आता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से रिलेट कर पाओगे। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारे पास में एक टॉपिक आता है थिएटर का। आपने अगर कोई भी बुक उठाई है, जैसे नितिन सिंघानिया की बुक अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर की, तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है थिएटर का। तो यहाँ पे ये पॉइंट उसी से आप रिलेट कर पाओगे। हुआ क्या है, एक थिएटर ग्रुप है जो कि बेसिकली यहाँ पर यक्षगाना शो के नाम से जाना जाता है। एक शो कंडक्ट किया जाता है यक्षगाना शो। अब ये थोड़ा लंबा हुआ करता था शो, पूरे रात तक चला करता था, लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगा दिया गया। तो उसके बाद से अब यहाँ पर ये जो टाइम है उसको कम किया जा रहा है, यानी ये जो शो का टाइम चला करता था उसको काफ़ी कम करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब क्या क्या चीज़ें मेंशन है आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखो, रिसेंटली क्या होता है, लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगा दिया जाता है सभी जगह पर। अब होता क्या है, ये जो आपको यक्षगाना शो देखने को मिल रहा है ना, ये कब से कब तक चलता था, लगभग रात में 10 बजे स्टार्ट होता था, सुबह 6 बजे तक इस शो को कंडक्ट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो ये कटील मेला है, कटील मेला बेसिकली एक थिएटर ग्रुप है जो कि इन शोज़ को कंडक्ट करता है। तो होता क्या है, यहाँ पर इन्होंने अब डिसाइड ये किया है कि देखो अब जब लाउड स्पीकर के ऊपर बैन है तो हम अब इसको रात में कंडक्ट नहीं करेंगे, इसको शाम 5 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर इस शो को चलाया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आता है। बस इतनी सी बात है जो कि करंट इशू के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, ये यक्षगाना शो है क्या, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका की आपको एक पुराने ज़माने की एक थिएटर फॉर्म देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पाओगे ये शोज़ वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, जैसा आप लोगों को ऊपर पिक्चर में दिख रहा है। अब होता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर एक टेम्पल आर्ट फॉर्म है जो हमारी स्टोरीज़ हैं, पुराण्स हैं, उनको यहाँ पे दर्शाता है। प्लस इसको परफॉर्म किया जाता है मैसिव हेडगियर के साथ, यानी कि यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े मुकुट पहन रखे हैं, ठीक है ना। मेकअप का यूज़ किया गया है, बहुत शानदार सी एनर्जेटिक सी कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो भी ये शो आपको देखने को मिलेगा कनाडा के अंदर देखने को मिलता है,
प्लस मलयालम में भी परफॉर्म किया जाता है, तुलु के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। ये सारे यहाँ पर आपको डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं साउथ कर्नाटका की। साउथ कर्नाटका के अंदर ये सारी भाषाओं को यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली उन सभी डायलेक्ट्स के अंदर ये आप कह सकते हो जो शोज़ हैं इनको कंडक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो शोज़ है ना इसको परफॉर्म किया जाता है सिम्बल्स के थ्रू, जिसको यहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, चेंदा, मदलम, जगता, उसके बाद चेंगिला, सिम्बल्स, जिसको आप लोग यहाँ पर मैं आसान से भाषा में बताऊँ तो मजीरा भी बोलते हो या फिर झांझ भी बोलते हो। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सको, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से वो जाना जाता होगा। ये तो आप लोगों ने देख लिया है यहाँ पर इस शो की कॉस्ट्यूम्स वगैरह कैसी होती हैं। ये बेसिकली यहाँ पर उस शो का पिक्चर है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर सिंबल्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या बोला जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेट कर पाओगे। आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार से बोला है कि भैया फूड सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड किया जाए, यानी फूड सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाया जाए। जैसे आज के टाइम पर अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं, राशन आपको दिया जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। कहने का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इस आर्टिकल में दो चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा ई श्रम पोर्टल। एक एक करके दोनों को कवर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर से बोला, केंद्र सरकार से बोला कि जो आपकी यहाँ पर एक्ट यूज़ किया जा रहा है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपको पता होगा इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर लोगों को राशन दिया जा रहा है। अभी मैं डिटेल से बता दूंगा इस एक्ट के बारे में। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये क्या कर रहा है कि ऐसे सिटीजन्स जिन लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, उनको यहाँ पर ये राशन दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब जो लोगों को आप कवर कर रहे हो इस एक्ट के अंदर में, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्ट है ना, ये अभी भी कौन सी पॉपुलेशन के हिसाब से चल रहा है, जो कि 2011 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के हिसाब से यहाँ पर इस एक्ट को चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आज के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो समय काफ़ी अलग हो चुका है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो करना क्या है कि अब इस पर्टिकुलर एक्ट को भी एक्सपैंड कर देना है। ये जो फूड सिक्योरिटी आप कवरेज दे रहे हो लोगों को, जो यहाँ पर राशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। देखना है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी पीपल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ऐसे जिनको ज़रूरत है इस राशन की, उनको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट में कवर करना है। तो बेसिकली जो 2011 के सेंसस के हिसाब से चल रहे हो उसको ख़त्म करो, 2021 के हिसाब से देखकर यहाँ पर काम करना है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और जो राइट टू फूड है ना, वो बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है। कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक आपको सारे के सारे देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने जज बैठे थे, कौन कौन से जज की बेंच थी, कौन कौन से जज थे जिन्होंने ये डिसाइड किया, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते रहो बस। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो पोर्शन ये उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा मुद्दा उठाया ई श्रम पोर्टल का। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है स्टेट से, हमारे राज्य सरकारों से, कि जो भी राज्य अभी तक प्रॉपरली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, उनको आने वाले 6 सप्ताह के अंदर अंदर रजिस्टर करना होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ठेले वाले, रेडी वाले, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पे आपको जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स देखने को मिलता है, इनके लिए ई श्रम पोर्टल को बनाया गया है। अब घबराना नहीं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी ई श्रम पोर्टल क्या होता है। तो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल बनाया गया, तो क्या होता है ना कि इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। बहुत सारे लोग रजिस्टर हो भी चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। तो उनसे बोला गया कि भाई फटाफट यहाँ पर क्या किया जाए, उनको भी यहाँ पे इस पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। आने वाले 6 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं और जल्द से जल्द जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, क्यों कहें रजिस्टर करने के लिए? रजिस्टर करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ई श्रम पोर्टल के बेनिफिट्स हैं जो कि इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिलेंगे। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिट्स हैं, वैसे ही यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के भी बेनिफिट्स हैं। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आओ इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। आखिरकार ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या? कुछ बेसिक सा डेटा है
जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखो ये न्यूज़ में रहता है तो एक ही बार में एक ही जगह पर लिख कर रख लेना है। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको लेकर आया गया था 10 सितंबर 2013 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेजर ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम लोग अपने कंट्री में लोगों को एक फूड सिक्योरिटी दे सकें। जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर, सस्ते दाम में, क्वालिटी वाला और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना दिया जाए। यानी कि सस्ते दाम में एक तो क्वालिटी भी मिले और क्वांटिटी भी मिले खाने की। ये बेसिकली यहाँ पर इंश्योर किया जाता है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किन किन लोगों को कवर करता है? यहाँ पर 75% रूरल पॉपुलेशन कवर की गई है, यानी कि जो गांव की संख्या है उसको यहाँ पर 75% तक का कवरेज दिया गया है। बाकी अर्बन पॉपुलेशन के अंदर भी 50% का कवरेज इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जितने भी लोगों को कवर किया गया है ना, उन सबको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिए जाते हैं, बहुत सस्ते दाम में अनाज दिया जाता है इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ये आपको पता ही है। यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? आपको राशन प्रोवाइड करवा रही है, हमारे फार्मर से एमएसपी पे सस्ते दाम में यहाँ पर इन अनाज को खरीद कर, फसलों को खरीद कर आपके घर तक और ज़्यादा सस्ते दाम में पहुँचा रही है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये आज के टाइम पर हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है उसके लगभग 67% के आसपास की जनसंख्या को कैटर करता है, उनको यहाँ पर अपने एक्ट के अंदर कवर करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट के अंदर आने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस किस को यहाँ पर इस एक्ट के अंदर कवर किया जाएगा, किस किस को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात बोला यह जाता है जो हाउस हैं, ऐसे घर जो कि करेंट टाइम पर एक योजना के अंदर में कवर किए गए हैं, ऐसे हाउस होल्ड जो कि यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के अंदर कवर करे गए, मतलब ऐसे पहले से काफ़ी सारे घर होंगे जो कि इस योजना के अंदर में, तो वो तो एलिजिबल हैं ही। साथ ही साथ में जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको इस पीडीएस सिस्टम के अंदर कवर्ड देखने को मिलेंगे। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उन सभी घरों को कवर किया जाएगा इस राशन वाले सिस्टम में। ठीक है ना? यहाँ पे आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तो नॉर्मल हाउस सभी लोग हो गए, दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक स्पेशल योजना अंत्योदय अन्न योजना में कवर हैं, उनको भी यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। प्रोविजंस क्या क्या हैं? प्रोविजंस में जब आप लोग देखोगे तो सबसे पहली बात क्या क्या मिलेगा इसमें? 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ। हर महीने 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा हर एक व्यक्ति के लिए। ये बहुत सस्ते दाम में मिलता है, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर ये गेहूँ, जो भी यहाँ पर चावल है और प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारे जो सस्ते अनाज हैं वो दिए जाते हैं। ये तो बात हो जाती है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए। दूसरा, ऐसे लोग जिनको अंत्योदय अन्न योजना के अंदर ऑलरेडी कवर किया गया है, अब वो लोग भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि पर पर्सन के हिसाब से हर महीना 5-5 किलोग्राम ये मिल रहा था, लेकिन जो व्यक्ति अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में जो भी घर कवर किया गया है उस पूरे घर को बेसिकली ओवरऑल 35 ग्राम यानी कि 35 किलोग्राम के आसपास यहाँ पर ये फूड ग्रेन दिया जाएगा हर महीने। क्लियर हो गया? तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ध्यान रखना। बाकी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में जो मील और मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं उसको भी कवर किया गया है, यानी कि कुछ ऐसी प्रेग्नेंट वेमेन आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे प्रेग्नेंट वेमेन को कैसे बेनिफिट दिया जाए, तो उनको भी यहाँ पर 6,000 रुपये तक का बेनिफिट दिया जाता है, 6,000 रुपये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पैसे से एक तरीके से यहाँ पर अपने डाइट वगैरह का थोड़ा सा वो ख्याल रख सकती हैं। अब यहाँ पर देखो प्रेग्नेंट वेमेन के साथ साथ ना लैक्टेटिंग मदर्स को भी कवर किया गया, यानी कि कुछ ऐसे माएँ जो कि ऐसी स्टेज पर है कि वो अपने बच्चे को वो दूध पिला रही हैं। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पर भी या फिर आप कह सकते हो प्रेग्नेंट वेमेन भी हैं, तो इस समय पर ये 6,000 रुपये देने की बात की जाती है। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि देखो मील्स जो हैं बच्चों के लिए उसको भी कवर किया है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर मील्स दी जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर बच्चा जो है वो 14 साल का हो जाता है तो उनको भी यहाँ पर ये मील्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। ठीक है ना? 14 साल तक के बच्चे को ये खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। यानी एक तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेजर फोकस है कि सभी लोगों को, यानी सभी ज़रूरतमंद लोगों को अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में फूड प्रोवाइड करवाया जाए। प्लस कवरेज में प्रायोरिटी हाउस होल्ड को भी कवर किया गया है और साथ ही साथ में जो अंत्योदय अन्न योजना में है उनको भी कवर किया गया है।
प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड बेसिकली यहाँ पर इशू किया जाता है उन हाउस होल्ड्स को जो कि मतलब जैसे मान लो कोई भी, देखो हर एक राज्य सरकार है, हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रही है। तो हर एक राज्य सरकार के हिसाब से यहाँ पर जो भी एलिजिबल होगा राशन लेने के लिए, उन सभी को यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कवर किया जाता है। क्लियर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इस एक्ट को बढ़ा दिया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस आर्टिकल के दूसरे पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने में यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो ई श्रम पोर्टल क्या होता है समझते हैं इसको। सबसे पहली बात देखो, ई श्रम पोर्टल बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग अपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कफोर्स हो गए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, रेडी वाले हो गए, गली में ठेला लगाने वाले हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, ये सब लोग यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अंदर में आते हैं। अब जो ये जो वर्कर्स होंगे ना, इनको ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। जब ये अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे इस पोर्टल पर, तो इनको इसके बदले में एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर यहाँ पे 12 नंबर दिए होंगे, 12 एक आप कह सकते हो यूनिक डिजिट नंबर होगा। प्लस यहाँ पे अगर मान लो कोई वर्कर अगर इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर लेता है और सपोज़ यहाँ पर वो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा है और सपोज़ यहाँ पर उसका कभी एक्सीडेंट होता है, तो जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो बेसिकली वो उस पोर्टल पर अगर रजिस्टर होगा तो वो एलिजिबल हो पाएगा कि उसको 2 लाख रुपए तक दिया जाए अगर डेथ हो जाती है तो, या फिर अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो, या फिर आप कह सकते हो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक्सीडेंट की वजह से कुछ डिसेबिलिटी इसकी हो गई है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, तो उसके बेसिस पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो भी इस पोर्टल पर कवर होंगे, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने पर अगर डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो वहाँ पे उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी, थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है, थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगी वो, तो बेसिकली यहाँ पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है ना, ताकि इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। इसी वजह से ई श्रम पोर्टल को बनाया गया है। क्लियर हो गया। अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये अभी भी थोड़ा सा अनक्लियर है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या, कौन कौन लोग हैं इसके अंदर। देखो जब हम लोग इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं इंडिया के अंदर में, तो ये बहुत बड़ा एक वर्ड हो जाता है। जैसे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, कुछ ऐसे लेबरर्स हो गए जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, मछुआरे हो गए, एनिमल हस्बेंड्री बीड़ी बनाने वाले लोग हो गए, ये सब लोग भी कवर होते हैं। प्लस उसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स हो गए, ये सब भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो अपने सर पर सामान ढो रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी सामान उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, वो सभी लोग, मतलब सभी लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर कवर किया गया है। क्लियर हो गया ना। तो ये बात ध्यान रखना, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जानने को मिली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है विंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो सिंपल है, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। देखो जो विंड प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। करेंट टाइम पर सिचुएशन क्या है कि सभी कंट्रीज़ फोकस कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और उसमें इंडिया भी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कहो तो या फिर आप इसको क्लीन एनर्जी भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें जो कि बेसिकली सोलर एनर्जी से बन रही हो, या फिर विंड एनर्जी से बन रही हो, या फिर टाइडल एनर्जी से बन रही हो। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब बिजली को बनाओ तो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आज के टाइम पर बिजली को बना रहे हैं तो कोयले को जलाकर बना रहे हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत सारा हो रहा है। तो वैसा ना होकर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। ये आज के टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ का टारगेट है, इंडिया का भी टारगेट है। तो यहाँ पर हम लोग सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोग विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है हम लोगों को, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है ना। और विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, लगातार प्रोजेक्ट लग रहे हैं। 2024 तक हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा चुके होंगे। तो जो एनुअल बेसिस पर इंस्टॉलेशन है, यानी कि सालाना अगर हम लोग बात करें इंस्टॉलेशन जो हो रहा है विंड पावर प्रोजेक्ट का, ये साल 2024 के अंदर अपने पीक पर होगा। 2024 तक हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगा रहे होंगे और लगा भी चुके होंगे, जो कि विंड प्रोजेक्ट होंगे। ऐसा खुद एक रिपोर्ट के अंदर रिलीज़ किया गया। उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल।
अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा एक ट्रांजिशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट करें वो क्लीन एनर्जी जनरेट करें। 2030 तक का टारगेट है कि हम लोग 60 जो गीगावाट तक की एनर्जी है ना, वो हम लोग विंड एनर्जी से जनरेट कर पाएँ। साल 2022 तक क्या है यहाँ पे हमारा टारगेट है। तो ऐसे हमने बहुत सारे टारगेट्स रख रखे हैं। जैसे साल 2022 तक का ये टारगेट रखा, इंस्टॉलिंग 60 गीगावाट ऑफ विंड पावर बाय 2022। 2030 तक का टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वो क्लीन एनर्जी होगी। लेकिन हुआ क्या, हम लोग इस टारगेट को काफ़ी पहले अचीव कर सकते थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह होती है कि विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर बीच में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में कोविड-19 आता है। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं वो इंस्टॉल हो ही नहीं पाए, जिसकी वजह से आज के टाइम पर हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको वापस से गेन करने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? 2024 के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वापस से डाउन होना स्टार्ट होंगे, लेकिन 2024 तक तो बहुत सारे विंड प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा रहे होंगे और लगा चुके होंगे, अपने पीक वाली स्टेज पर होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड पेज वाला पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है यूक्रेन के बारे में। रशिया यूक्रेन चर्चा में, ये आपको पता है। तो यहाँ पे अभी क्या है, रिसेंटली यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया। क्लियर हुआ? अब जब ये कल सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 24 अगस्त को ही यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो इस समय पर यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, इनका एक स्टेटमेंट आया। इन्होंने बोला यूक्रेन रशिया से तब तक लड़ेगा जब तक यहाँ पर ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे, यूक्रेन आज़ाद हुआ है, पहले किसी का गुलाम था क्या? नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था, आपको पता है, सोवियत यूनियन, जो कि यहाँ पे पहले आप कह सकते हो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाया करता था। उसमें लगभग 16 अलग अलग कंट्रीज़ थे। लेकिन होता क्या है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, 1991 में ये टूटता है। टूटने के बाद में इसमें से एक तो बड़ा सा देश निकलता है, बड़ा सा लैंड मास निकलता है, रशिया, ये तो आपको पता है। इसके अलावा छोटे छोटे और 15 देश इसमें से निकल जाते हैं टूटकर। और जब 15 देश निकलते हैं छोटे छोटे, तो इसमें से यहाँ पर एक देश निकलता है यूक्रेन। ठीक है ना? तो यूक्रेन बेसिकली यहाँ पर 24 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करता है। कल किया गया ये सेलिब्रेशन, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम रशिया से लड़ेंगे तब तक जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन अभी ये आर्टिकल ख़त्म नहीं होता है, ये आप देखो, क्योंकि अभी लड़ाई होते होते ना लगभग 6 महीने भी हो चुके हैं। आप देख पाओगे 6 महीने पूरे हो चुके हैं। फरवरी के अंदर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर क्योंकि फरवरी के लास्ट में ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी के आसपास यहाँ पे रशिया ने अटैक करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे अभी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस 6 महीने के अंदर हालात क्या हुए हैं, ये आप देखोगे। यूक्रेन का है मैप, ठीक है ना? इस मैप की अगर मैं बाउंड्रीज ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बाउंड्रीज ड्रॉ होकर आती हैं। अब यूक्रेन के पीछे आपको रशिया देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या है, यूक्रेन के काफ़ी सारे जो हिस्से हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाले जो हिस्से हैं, इन हिस्सों को बेसिकली ऑलरेडी रशिया ने कब्जा लिया है। रशिया को एक बहुत बड़ा कंट्रोल आ गया है। मतलब कंट्रोल अलग अलग तरीके से है, कुछ एरिया में पूरा कंट्रोल है, कुछ एरिया में कहीं कहीं पर छोटे छोटे हिस्सों पर कंट्रोल है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे जो क्रीम है, इसको तो बहुत पहले ही हथिया लिया था रशिया ने 2014 में ही। तो रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारे एरियाज़ को कब्जाया इस पूरे वॉर के अंदर, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना? इतनी बात ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो बोला गया 24 फरवरी को ये पूरा का पूरा जो क्राइसिस है वो स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होता है यहाँ पर, स्टार्टिंग में क्या किया गया, यूक्रेन को 3 देशों में तोड़ दिया गया। एक तो यूक्रेन अलग हो गया, उसके बाद जो इसका किनारे वाला हिस्सा था यहाँ पे लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये 2 रीजन आपको दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, तो एक पर्टिकुलर मैप अलग से मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे स्टार्टिंग में रशिया ने क्या किया, यूक्रेन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 3 कंट्री में तोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर लुहांस्क आपको देखने को मिलेगा, दोनेत्स्क देखने को मिलेगा, और एक यूक्रेन रहा। तो इन दोनों को अलग कर दिया गया। आज के टाइम पर आप लोग अगर विकिपीडिया पे जाते हो, विकिपीडिया पर लुहांस्क के बारे में सर्च करोगे तो लुहांस्क का बाकायदा एक फ्लैग दिखाया गया है। लुहांस्क को एक अलग से कंट्री के बारे में मेंशन किया गया है। हालांकि ज़्यादा देशों ने इसको रिकग्निशन दे नहीं रखा है, रशिया ही यहाँ पर इसको मानता है। दूसरा, ऐसे ही आप लोग सिमिलर तरीके से अगर दोनेत्स्क के बारे में सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। यही मिलने का मतलब है कि विकिपीडिया पर आप देख पाओगे तो पूरा इसका बाकायदा फ्लैग वगैरह सब कुछ बना रखा है।
तो यहाँ पर आप देख पाओगे स्टार्टिंग में क्या किया गया, ये 2 हिस्से अलग कर दिए गए थे, ये यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद से सिचुएशन जो है काफ़ी सारी जगह पर ख़राब होती रही, बीच में अटैक हुए। आपको पता होगा जो न्यूक्लियर थ्रेट्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। 5 अगस्त की बात है, रशिया यूक्रेन एक दूसरे को एक्यूज़ करते रहे कि भाई यहाँ पर जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे बॉम्बार्डिंग करी गई है। रशिया बोल रहा था यूक्रेन का चाल है, यहाँ पर यूक्रेन बोला नहीं रशिया ने बॉम्बार्डिंग करी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी अटैकिंग की गई, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ में डिस्कस किया था, याद होगा आपको। फिर यहाँ पे इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ और मेंशन करी गई है जो कि इंटरेस्टिंग है। जब आप लोग देखोगे तो अभी रिसेंटली क्या होता है ना, ये जब बवाल चल रहा है इन्हीं 6 महीने के अंदर, ये जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है लगातार, इसी डिस्प्यूट में यहाँ पर रिसेंटली एक डेवलपमेंट होता है। वो क्या था, ये 22 जुलाई की बात है। 22 जुलाई को रशिया और यूक्रेन ये दोनों मिलकर एक आप कह सकते हो कि ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन और टर्की मिलकर एक ट्रीटी को साइन करवाते हैं। और ये ट्रीटी इसलिए साइन करी गई ताकि रशिया यूक्रेन क्या कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पर गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि पता है प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि रशिया और यूक्रेन ये दोनों ही कहीं ना कहीं गेहूं के, वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं, प्रोड्यूसर माने जाते हैं। बहुत सारा जो अनाज है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और एक तरीके से प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इस वॉर की वजह से ये लोगों का जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से रुक गया था, और इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो दाम है इन अनाज के वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो रिसेंटली 22 जुलाई को यहाँ पर यह प्रॉपरली मीटिंग करवाई गई थी, एक ट्रीटी साइन करवाई गई थी कि भैया यहाँ से गेहूँ निकालो, इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचाओ, ताकि जो कंट्रीज़ आज के टाइम पर सफ़र कर रही हैं महंगाई, वो कंट्रीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आराम ले सकें या रिलैक्स कर सकें। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको पूरा डिस्प्यूट देखने को मिलेगा रशिया यूक्रेन को लेकर। एक जो नया अपडेट था वो अपडेट मैंने आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये बात करता है जो हमारी सेंट्रल टीम है, यानी कि जो केंद्र सरकार की टीम है वो छत्तीसगढ़ में पहुँच रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एमजी नरेगा से संबंधित जो काम हो रहा है उसको लेकर। एमजी नरेगा क्या है, यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एमजी नरेगा आपको स्कीम, ये जो एक्ट आपको देखने को मिलता है ना, इस स्कीम का काम क्या है, लोगों को रोज़गार देना। ठीक है ना, लोगों को कम से कम 100 दिन का जो रोज़गार देना। अब ऑब्वियस सी बात है 100 दिन तक काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको यहाँ पर उसके बदले मजदूरी वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हो क्या रहा है, रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सही से वर्क नहीं कर रही है। और ऐसे ही तेलंगाना के अंदर देखने को मिला था। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इस प्रकार की सिमिलर एक्सरसाइज तेलंगाना के अंदर भी कंडक्ट करी थी, जहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। वैसा ही छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो एमजी नरेगा वाला स्कीम है ना, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सही से मशीन्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा है, लोगों को जॉब कार्ड नहीं प्रोवाइड करवाया गया है, वेजेस यानी जो मजदूरी है वो बहुत डिले दी जा रही है, बहुत देरी से दी जा रही है। तो ये सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर होता क्या है, आप कह सकते हो कि वेडनेसडे से, मतलब जो हमारी केंद्र सरकार उन्होंने बोला है कि इनकी जो टीम है वो जल्दी छत्तीसगढ़ जाएगी, और छत्तीसगढ़ जाने के बाद है मतलब कि वेडनेसडे से ये 3 दिन अपना स्पेंड करेगी वहाँ पर, और 3 दिन में देखेगी क्या क्या इश्यूज़ हैं, और फिर उन इश्यूज़ को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर फाइनली उस रिपोर्ट के बेसिस पर काम किया जाएगा। ठीक है ना। तो एमजी नरेगा स्कीम के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। ये तो आप लोगों ने करंट इशू यानी करंट अफेयर पढ़ा। करना क्या है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, जहाँ से प्रीलिम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन बनते हुए नज़र आएंगे। अब एमजी नरेगा क्या है इसके बारे में ज़रूर से जान लेना। आओ समझते हैं। देखो इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेट कर पाओगे। एमजी नरेगा दुनिया भर के अंदर, पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ी वर्क गारंटी प्रोग्राम है। अब वर्क गारंटी प्रोग्राम की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि इस स्कीम के अंदर गारंटी दी जा रही है कि किसी भी वर्कर को 100 डेज़ का जो वेज है या फिर 100 डेज़ का जो काम है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 में। स्टार्टिंग में नरेगा के नाम से जानी जाती थी, बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी का नाम जो है वो आगे ऐड किया गया। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, इसको पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में। ये एक्ट आता है 2005 में। उसके बाद में जो स्कीम है वो 2006 के अंदर लॉन्च की जाती है प्रॉपरली। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, 100 डेज़ का रोज़गार देना।
हर एक साल में 100 डेज़ का रोज़गार देने का काम किया जाता है। ये मिनिमम है 100 दिन का, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। काम बढ़ेगा तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार का जो ये दिन दिया जा रहा है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत गारंटी दी जा रही है लोगों को कि हाँ, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो ये पॉवर्टी है ना उसको थोड़ा सा टैकल कर सकें। आज के टाइम पर बहुत सारे एरिया में आपको पॉवर्टीज़, गरीबी देखने को मिलेगी, तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम से काफ़ी हेल्प की जा सकती है। फिर उसके बाद में इस स्कीम के अंदर आपको वेमेन भी काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे मेन जो हैं वो बेनिफिशियरी इस स्कीम के, वैसे यहाँ पे आप देख पाओगे एटलीस्ट जो 1/3 बेनिफिशियरी हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर वो आपको वेमेन देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में जो वेजेस यहाँ पर दी जाती हैं इस स्कीम के अंदर में, वो एक एक्ट को देखते हुए दी जाती हैं। वो एक्ट कौन सा है? मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, जैसे कि आज के टाइम पर इसको सब्ज्यूम कर दिया गया है कोड ऑन वेजेस के अंदर में, क्योंकि लेबर को लेकर एक नए कोड्स हैं, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर इसी एक्ट के तहत जो है ना मिनिमम वेज, मिनिमम मजदूरी दी जाती है इस MG नरेगा स्कीम के अंदर में। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू समझ में आ गया होगा और इसके बारे में ध्यान रखोगे। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब पहले चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। उससे पहले 2 और छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो हमारे PM मोदी है ना, वो जो शिंजो एबे थे, अभी आपको पता होगा जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब, रिसेंटली यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, इनका स्टेट फ्यूनरल, यानी कि स्टेट फ्यूनरल रखा गया है। जो इनकी जापान की सरकार है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देगी, पूरी तरह से यहाँ पर क्रियाक्रम करेगी। तो इस स्टेट फ्यूनरल को यहाँ पर अटेंड करेंगे हमारे PM मोदी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक दिन की विजिट होगी, एक ही दिन में यहाँ पर अटेंड करके तुरंत आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ भी काम ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोई बाकी स्पेशल मीटिंग नहीं है, एक दिन में अटेंड करके आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। 27 सितंबर को ये स्टेट फ्यूनरल रखा गया है। क्लियर हो गया? उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जो हमारे पास में आइडल विंग है, यानी जो स्टैचूज़, यानी आइडल क्या है, जो स्टैचूज़ जो होते हैं ना उसको लेकर एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है CID के अंदर में, आइडल विंग CID। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करें US को, US ऑफिशियल्स को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। और उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हुए बोला यह है कि भाई जो अमेरिका के अंदर आज के टाइम पर हमारे स्टैचूज़ रखे हैं, 6 चोला के टाइम के स्टैचूज़ हैं, 6 जो हैं वो चोला के एरा के टाइम के स्टैचूज़ हैं, वो US के अंदर चुरा के लेकर गए हैं। तो उन स्टैचूज़ को वापस से लेकर आया जाए। तो यहाँ पर आइडल विंग ने पेपर सबमिट किया है ताकि हम लोग यहाँ पर अपने इन स्टैचूज़ को वापस से मंगा सकें, ठीक है ना। वो जो स्टैचूज़ हैं वो स्पॉट करे गए, वो देखे गए Washington DC के अंदर में। तो अब हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग वापस से लेकर आएँ। क्लियर हो गया? यहाँ पे बोला जा रहा है वो जो स्टैचूज़ हैं, वो जो आइडल्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पर त्रिपुरंथा का और साथ ही साथ यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का स्टैचू देखने को मिलेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडल्स हैं जो चुरा लिए गए थे नारीश्वरा शिवन टेम्पल से, और साथ ही साथ में वीराचोलापुरम टेम्पल से। अलग अलग मंदिरों से स्टैचूज़ चुरा के लेकर गए, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 30 साल पहले। जो भी अननोन पर्सन था जिसने भी चुराए थे, कोई इसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो स्टैचूज़ अब स्पॉट कर लिए गए हैं, पाए गए हैं अमेरिका के अंदर में, तो इसको वापस से मंगाने के लिए ये प्रॉपरली एक रिपोर्ट को सबमिट किया गया है आइडल विंग के थ्रू। और ये जो टेम्पल है ना, जिस टेम्पल के बारे में भी आपको ऊपर चर्चा करी है, टेम्पल बहुत पुराने हैं। इन टेम्पल को बनाया गया था 900 साल पहले राजेंद्र चोला के थ्रू, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे। नाउ एडिटोरियल्स में हमारे पास में आज चारों एडिटोरियल हिंदू के हैं। सबसे पहला आर्टिकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर है, इसको डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लेकर आना चाहिए, वो समझेंगे। दूसरा एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेटेंट से संबंधित। पेटेंट को लेकर एक डेटा पॉइंट आया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टोमेटो फ्लू से संबंधित, टोमेटो फ्लू को लेकर एक एडिटोरियल है। चौथा एडिटोरियल यहाँ पर कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर संबंधित है, तो इसके बारे में एक झलक देखेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली इसको लोकसभा में टेबल करा गया है, तो थोड़ा सा चर्चा में है, इसको भी हम लोग कवर कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलो अब फिलहाल एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। क्या बोलता है क्वेश्चन? डिस्कस हाउ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, एलोबरेट मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको पता है काफ़ी बार, ब्लैक मनी को
वाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे जैसे जैसे आज के टाइम पर टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, तो इन टेक्नोलॉजी को जैसे बढ़ावा मिल रहा है, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है। ये पहली चीज़ तो आपको ये डिस्कस करनी कि कैसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरा ये बताना है कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, कौन कौन से एक्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया तो समझ लेना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा पुराना नहीं है, साल 2021 यानी पिछले साल मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ पर लगभग 27,000 लोग के आसपास जुड़ चुके हैं जो कि डेली आंसर लिख रहे हैं। आप लोग भी अपने आंसर्स को लिख सकते हो और सबमिट कर सकते हो। और एक चीज़ और करनी है कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना है। सबसे पहले रिव्यू करने से दोनों को फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, सामने वाले व्यक्ति को भी होगा। सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स आप बता सकोगे, साथ ही साथ में आप जब पढ़ोगे उसका आंसर तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं एडिटोरियल पर। सबसे पहला एडिटोरियल हमारा एक्सप्लेनर सेक्शन का है, बहुत डिटेल से है। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू आउटब्रेक देखने को मिला रिसेंटली। अब टोमेटो फ्लू क्या है, कैसे फैलता है, कौन सा वायरस इसके पीछे का कारण है, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। आओ, जो इस आर्टिकल के मेजर पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। उन पॉइंट्स को अपने पास में लिख कर रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एट द लास्ट आपको ये जो नोट्स हैं वही काम में आने वाले हैं। पहली बात हम समझते हैं टोमेटो फ्लू न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला के कुछ हिस्सों में रिसेंटली टोमेटो फ्लू के केसेस रिपोर्ट करे गए हैं बच्चों के अंदर, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम देखने को मिलती है। टोमेटो फ्लू क्या है? देखो, टोमेटो फ्लू बेसिकली एक इन्फेक्शन है जिसको नाम बेसिकली टोमेटो फ्लू दे दिया गया। पहला क्वेश्चन यही है कि सर इसको टोमेटो फ्लू क्यों दिया गया, ये टमाटर से होती है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे टोमेटो फ्लू इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि बॉडी के ऊपर रेड कलर के अलग अलग रैशेस पड़ जाते हैं। इस वाले इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के ऊपर लाल लाल कलर के ऐसे छत्ते से रैशेस पड़ने लगते हैं और वो बढ़ते रहते हैं और उनका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है धीरे धीरे। इसी वजह से यहाँ पर वो टमाटर की तरह दिखने लगते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको टोमेटो फ्लू बोलते हैं। वो टमाटर की तरह दिखता है, इस वजह से टोमेटो फ्लू बोला जाता है। ध्यान रखना, टमाटर की वजह से वो बीमारी होती नहीं है। क्लियर हो गया? अब ये जो टोमेटो फ्लू है, इसके पीछे का वायरस कौन सा है, क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है कॉक्ससैकी वायरस A16। इसकी वजह से यहाँ पर ये टोमेटो फ्लू फैलता है। अब एक और क्वेश्चन, ये जो फ्लू है, ये जो वायरस है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है एंटेरो वायरस फैमिली से। एंटेरो वायरस एक बहुत पुराना और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है RNA वायरसेस का। तो बेसिकली ये एक RNA वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एंटेरो वायरसेस बहुत एंशिएंट टाइम पर, मतलब बहुत पुराना ग्रुप आपको ये देखने को मिल जाता है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो ये इन्फेक्शन फैलता है ना, ये इंटेस्टाइनल वायरस की वजह से भी फैलता है। और इंटेस्टाइन के अंदर जो ये वायरस फैलता है, तो बेसिकली जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो उसको झेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों के अंदर अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, और इम्यूनिटी अच्छी है तो किसी भी बीमारी से आप लड़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उसका शिकार बन जाते हैं। छोटे बच्चे इतना कुछ झेल नहीं पाते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस टोमेटो फ्लू की वजह से। अब एक क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन का, कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। देखो, टोमेटो फ्लू फैलता है, लेकिन बच्चों के अंदर रिस्क इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरल इन्फेक्शन मतलब फैलने वाला है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न है। और सबसे पहली बात, फैलने का तरीका क्या है? तो ये स्प्रेड होता है थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। आपस में बातचीत हो रही है, बहुत पास में हो, करीब में हो, तो यहाँ पर उसके तहत जैसे कोविड-19 फैलता है ना, वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा, टोमेटो फ्लू फैलता हुआ नजर आएगा। अब बच्चों के अंदर आउटब्रेक देखने को मिला है, और प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के अंदर इस पर्टिकुलर बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इसी ट्रांसमिशन की वजह से ये थोड़ा सा और ख़तरनाक साबित हो गया है। फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है, किसी को टोमेटो फ्लू हो जाए तो कैसे पता चलेगा, क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं? तो इसके सिम्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों के अंदर कौन कौन से सिम्टम पाए जाते हैं? देखो,
टोमेटो फ्लू के अलावा चिकनगुनिया आपको जो बीमारी देखने को मिलती है, तो चिकनगुनिया के अंदर जो लक्षण होते हैं वही बिल्कुल सिमिलर लक्षण आपको टोमेटो फ्लू में देखने को मिलेंगे। चिकनगुनिया के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं? हाई फीवर हो गया, बुखार बहुत तेज होना, रैशेस होना, जॉइंट्स के अंदर पेन होना, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर आपको टोमेटो फ्लू में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो ये वायरल इन्फेक्शन है इसके कुछ और सिम्टम्स, कुछ और लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे थकान होना, नौसिया, उल्टी आना, डायरिया हो जाना, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की कमी हो जाना, जॉइंट्स के अंदर सूजन होना, बहुत दर्द होना, शरीर में दर्द होना, मसल में पेन होना, इन्फ्लुएंजा हो जाना। तो ये सारे यहाँ पर लक्षण नज़र आते हैं टोमेटो फ्लू के। फिर लास्ट में सर क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है या नहीं। देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका कोई अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक दवाई बनाई नहीं गई है टोमेटो फ्लू के लिए। अब जो ट्रीटमेंट है टोमेटो फ्लू के लिए वो बिल्कुल सिमिलर, यानी कि बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा जैसा चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट है। तो चिकनगुनिया, डेंगू, हैंड फुट, माउथ डिजीज़, ये जो बीमारियां हैं ना, इनके अंदर जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे ही बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट टोमेटो फ्लू के अंदर भी देखने को मिलता है। सिंपल बात हो गई। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी टोमेटो फ्लू को लेकर। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलो, अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर ज़रूर से लिख देना, जैसे रोज़ाना लिखते हो। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट को कवर करेंगे। आज का डेटा पॉइंट क्या बोलता है? डेटा पॉइंट यहाँ पर पेटेंट से संबंधित है और इसका डायरेक्टली हम लोग मेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है ना, इसको आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब हम लोग बात करते हैं पेटेंट्स के मामले में ना, तो इंडिया के अंदर पेटेंट्स के मामले में इंडिया बहुत पीछे हो जाता है जब हम लोग इसको बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, जापान जैसी कंट्री से। तो यहाँ पे एक करके डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं ये पेटेंट होते क्या हैं। देखो, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, कोई नया इनोवेशन करता है, उसका एक नया आइडिया है, कुछ नया आविष्कार करता है। अगर जब तक उसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो आविष्कार, इनोवेशन बढ़ेगा नहीं तो फिर होगा क्या कि मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ नया इनोवेशन किया, कुछ नया बनाया, अब दूसरे ने यहाँ पर उसको कॉपी किया, उसने बोल दिया ये मेरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो फिर क्या होगा? क्या व्यक्ति वो आगे कोई इनोवेशन करेगा? कंट्री में इनोवेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको पेटेंट्स देखने को मिलेंगे, कॉपीराइट देखने को मिलेगा, ट्रेडमार्क देखने को मिलेगा। ये सब क्या करते हैं? जो व्यक्ति का इनोवेशन है, जो उसने कुछ बना रखा है अपने हिसाब से, नया इन्वेंट कर रखा है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब होता क्या है, जब कुछ नया बनाया जाता है ना, तो पेटेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और उसके बाद में यहाँ पर एक अप्रूवल मिलेगा। देन उसके बाद में आपको अपने सामान के ऊपर पेटेंट ग्रांट किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर यही पेटेंट्स को ग्रांट करने में बहुत समय लग जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी पेटेंट इंडस्ट्री के अंदर। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वही यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। देखो, 40% से ज़्यादा जो इंडियन ओरिजिन एप्लीकेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि विदेश के अंदर पेटेंट्स को फाइल कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत जल्दी जल्दी अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन जब बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर अप्रूवल बहुत स्लोली मिल रहा है। अगर मैं आपसे बताऊं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो 100% लोगों ने, सपोज़ यहाँ पर जो इंडिया के ही हैं, उन्होंने बाहर विदेश में पेटेंट के लिए अप्लाई किया, तो उनमें से 40% लोगों का पेटेंट तुरंत अप्रूव हो गया है। अब इंडिया के अंदर मान लो 100% लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, तो उनमें से 17% लोगों को पेटेंट मिल पा रहा है। तो मतलब इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं इस पेटेंट इंडस्ट्री के अंदर, जिससे लोगों को प्रॉपरली जल्दी या फिर अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इंडिया, अगर हम लोग कंपेयर करें यूएस, चाइना, जापान जैसी कंट्री से, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर थोड़ा सा पीछे आपको देखने को मिलेगा। अब उसको एक एक करके ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर जब किसी पेटेंट के लिए फाइलिंग की जाती है और विदेश के अंदर जब फाइलिंग की जाती है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दो पर्टिकुलर टाइम एरा को कवर किया गया है। साल 2000 से लेकर साल 2020 के बीच का डेटा बताया गया, यानी कि इन 20 सालों के अंदर, इन 20 सालों के अंदर जो भारत के एप्लीकेंट्स हैं, यानी भारत के ऐसे लोग जिन्हें पेटेंट चाहिए होगा, उन्होंने यहाँ पर इंडिया के अंदर जो पेटेंट्स फाइल करी हैं वो है 1.9 लाख के आसपास। और भारत के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने विदेश में, यानी कि दूसरे कंट्री में, भारत से बाहर पेटेंट्स फाइल करी हैं, वो लगभग यहाँ पे हैं 1.4 लाख।
यानी इंडिया के अंदर 1.9 लाख जो पेटेंट्स है वो फाइल करी गई और इंडिया से बाहर 1.4 लाख पेटेंट्स को फाइल किया गया। लेकिन आप देख के शॉक हो जाओगे कि जो इंडिया के अंदर पेटेंट्स फाइल करी गई हैं उसमें से 1.9 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 32,000 को ही यहाँ पर पेटेंट्स दिया गया है। लेकिन जो इंडिया से बाहर फाइल करी गई थी उसमें 56,810 को ग्रांट कर दिया गया है। तो मतलब आप देख सकते हो इंडिया के अंदर 1.9 लाख में से 32,000 लोगों को यहाँ पे ग्रांट किया गया। लेकिन जब विदेश में हम लोगों ने पेटेंट फाइल किया था तो उसमें 1.4 लाख में से 56,810 लोगों को पेटेंट मिला। तो मतलब जल्दी जल्दी पेटेंट कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पर अप्रूवल जल्दी हो रहा है, बाहर हो रहा है, विदेशों में हो रहा है। इंडिया के अंदर प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो वही चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर बताई गई है कि इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों को ग्रांट किया गया इंडिया के अंदर, और कितने लोगों ने यहाँ पर विदेश में फाइल किया, इतने लोगों को विदेश से मिल गया। क्योंकि विदेश के अंदर इसका प्रोसेस थोड़ा सा आपको स्पीडी वे में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। क्लियर हो गया, ये नंबर 1 पॉइंट कवर किया गया। नंबर 2 पॉइंट विड्रॉवल की। होता ये भी है कि देखो मान लो किसी ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, अब यहाँ पर मान लो नहीं लेना पेटेंट तो यहाँ पर उसको विड्रॉ कर लिया। एक होता है विड्रॉ करना, दूसरा होता है रिजेक्ट कर देना, यानी कि आपका जो भी सामान है वो पेटेंट के लिए मतलब एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट वाला केस भी निकल कर आता है। और एक केस आता है ग्रांटेड का कि सब कुछ अप्रूव हो चुका है, आपको पेटेंट मिल जाएगा, यानी ग्रांटेड हो गया। तो ये तीनों केस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया के अंदर आप देखोगे विड्रॉवल रेट वो भी बहुत ज़्यादा है बाकी सारी कंट्रीज से, क्योंकि पेटेंट मिल ही नहीं पाता है, बहुत समय लग जाता है, लोग विड्रॉ कर लेते हैं। 37% के आसपास जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी गई हैं साल 2020 में वो विड्रॉ कर ली गई हैं, वो सब विड्रॉ कर ली गई थी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो विड्रॉवल रेट भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, जबकि चाइना, यूएस जैसा, जापान जैसी कंट्री के अंदर विड्रॉवल रेट बहुत कम है। वो आप लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ग्रीन वाले को डिनोट किया गया है ग्रांट से, मतलब कि आपको यहाँ पे पेटेंट के ऊपर अप्रूवल मिल गया। ऑरेंज वाले पोर्शन को डिनोट किया गया रिजेक्ट से, यानी कि आपका जो पेटेंट है वो रिजेक्ट हो गया। ब्राउन वाला पोर्शन डिनोट किया गया है विड्रॉन से, यानी कि आपने जो है अपने पेटेंट को वापस से विड्रॉ कर लिया, आपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे किन किन कंट्रीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, चाइना, यूएस, जापान और इंडिया। तो यहाँ पे आता है इंडिया, ये रहा जापान, ये रहा यहाँ पर यूएस और ये रहा यहाँ पर चाइना। इंडिया को देखते हैं तो इंडिया के अंदर जो विड्रॉ है, यानी कि जो ब्राउन वाला है वो विड्रॉ है, कितने पेटेंट्स विड्रॉ करे गए हैं, बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितना लंबा यहाँ पर बार बना हुआ है। लेकिन चाइना के अंदर विड्रॉवल रेट बहुत कम है, इतना छोटा सा बार है। जापान के अंदर और कम है, जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा। यूएस के अंदर और कम है। तो बाहर कंट्रीज में विड्रॉ कम हो रहा है, इंडिया के अंदर पेटेंट्स विड्रॉ ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ दूसरा इशू। चलो अब आता है नंबर 4 पॉइंट पर। 4th पॉइंट क्या बोलता है, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। यानी कि जब आप लोग यहाँ पर पेटेंट के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, अप्रूवल मिलने में थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद अप्रूवल मिलता है, ऐसा नहीं हाथों हाथ मिलना है। तो ये जो अप्रूवल वाला स्पीड है ना, ये इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। और ये बात बेसिकली यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ, ये नंबर ऑफ मंथ्स के अंदर कंपेयर किया गया है। होता क्या है कि आपको पेटेंट्स लेने के लिए, पेटेंट को अप्रूवल मतलब पाने के लिए आपको अलग अलग ऑफिस के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। तो अगर हम लोग बात करें यूरोप के अंदर जो ऑफिस हैं, जापान के अंदर जो ऑफिस है, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस और इंडिया, तो आप देखोगे सबसे धीरे कहाँ पे काम हो रहा है, वो हो रहा है इंडिया के अंदर। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर ये ना जो 58 लिखा है, 4.8 लिखा है, ये मंथ के बारे में लिखा है। और जो ये डार्क कलर है नीचे और ऊपर लाइट कलर है, ये क्या क्या बताता है, तो डार्क कलर नीचे जो है वो बताता है फर्स्ट ऑफिस सेक्शन, यानी कि पहले ऑफिस में आपको अप्रूवल कितनी तेज़ी से मिल रहा है। और जो फाइनल अप्रूवल मिलना है वो बेसिकली लाइट कलर से बताया गया है, फाइनल अप्रूवल में कितना टाइम लग रहा है। तो यूरोप के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो नीचे जो 4.5 और 25.4 ये सब जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली मंथ को डिनोट करते हैं, महीने को डिनोट करते हैं। तो यूरोप के अंदर पहले ऑफिस में 4.5 महीने लग जाता है और फाइनल ऑफिस में 25 महीने लग जाते हैं, 25.5 के आसपास। ऐसे ही जापान के अंदर है, जापान के अंदर और तेज़ी से यहाँ पर पेटेंट मिल जाता है। 10.2 महीने लगते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफिस में, फिर 15 महीने सेकंड ऑफिस में। तो ऐसी साउथ कोरिया, चाइना, यूएस के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर 4.8 मंथ लगता है आपको पहले ऑफिस में,
और दूसरे ऑफिस में 58 मंथ लग जाते हैं। तो ये अपने आप में जो प्रोसेसिंग की स्पीड है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा धीरे है। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई। फिर एक यहाँ पर आता है मैन पावर शॉर्टेज। मैन पावर शॉर्टेज का टॉपिक जब उठाते हैं तो इन ऑफिस के अंदर लोगों का शॉर्टेज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर मतलब ऑफिस के अंदर ऑब्वियस ही बात है, अगर लोग कम होंगे तो काम धीरे होगा, ऑफिस के अंदर लोग ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा। तो वही सिचुएशन इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया के जो पेटेंट ऑफिस है ना वो आपको ये इस प्रकार से इस वाले बार में दिखाया गया है, सॉरी ऑरेंज वाले बार में दिखाया गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आप देखो, इन्होंने बोला ऑरेंज वाला बार जो है वो बेसिकली इंडिया को डिनोट करता है, और उसके बाद में इधर ये वाला जो बार है डार्क कलर वाला ये यूएस को डिनोट करता है, पिंक कलर वाला चाइना को डिनोट करता है। तो 2014 में जब हम लोग ऑफिस को देखते थे, स्टाफ को देखते थे, तो आप देखोगे इधर चाइना यूएस के अंदर बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कम स्टाफ है इन पेटेंट ऑफिस के अंदर में। और यही सिचुएशन साल 2020 के अंदर भी है, जहाँ पर आप देखोगे इधर चाइना में 13,000 से ज़्यादा भी स्टाफ है, यूएस में 8,000 से भी ज़्यादा स्टाफ है इन ऑफिस के अंदर, वहीं पर इंडिया के अंदर 1,000 से कम स्टाफ है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से पेटेंट्स का अप्रूवल प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। और इनोवेशन सेक्टर के अंदर अगर ग्रो करना है तो इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको ये डेटा क्लियर हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था ये सारा डेटा जो है मैंने आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। पीडीएफ में से आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेना। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ अगला एडिटोरियल लिखा गया है राजेश गुप्ता साहब के थ्रू। ये बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे। इन्होंने ये बोला कि देखो करेंट टाइम पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को कवर किया जा रहा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं कि हम लोग को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस को चलाना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस जो है ना ये एक बेटर प्रोपोजिशन है देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अब क्या बोलते हैं डिटेल से आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बोलते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से देखो हमें पता चला है कि हमारा हेल्थ सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, क्या क्या हेल्थ को लेकर क्राइसिस आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ हम लोगों ने वेव्स देखी हैं, पेंडेमिक की अलग अलग वेव आती रही, फर्स्ट सेकेंड वेव, इन्होंने बहुत ज़्यादा बवाल किया हमारे देश के अंदर, इनफैक्ट पूरे दुनिया भर के अंदर। और यहीं पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट जो है अपने यहाँ पर अप्लाई किया। देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि लोगों को यानी कि अपने घर के मतलब जो अपने देश के नागरिक हैं उनको बेसिकली एक बेसिक सी इनकम प्रोवाइड करवा देना, ठीक है ना, एक बेसिक सा अमाउंट दे देना। देखो यानी कि उनको काम वगैरह ना करना पड़े, बस खाली अलग से यहाँ पर उनको अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया ताकि अपना वो खर्चा निकाल सकें, कुछ खाना वगैरह जो उनका एक तरीके से न्यूट्रिशियस खाना है वो सब ले सकें। तो उसके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी इनकम देनी पड़ती है। जैसे कि एक तो हो गया एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में क्या हो रहा है, वर्कर से काम करवाया जा रहा है, उसके बदले में पैसा दिया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल यानी सभी लोगों को एक बेसिक सा अमाउंट दे दिया जाए, है ना। मतलब और ये जो अमाउंट होता है बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेगुलर दिया जाता है। ये अमाउंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि महीने 2 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार दे दिया गया, 3 महीने में मान लो एक बार दे दिया कुछ अमाउंट। तो यहाँ पर लोग अपने हिसाब से एक तरीके से इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने का है, जो गरीबी है उसको रिड्यूस करने का है। क्योंकि यहाँ पर 2-3 महीने में यहाँ पर कुछ अमाउंट दे दिया गया तो इससे यहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, जीवन काट पाएंगे। तो यहाँ पर यह है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से अच्छा यहाँ पर बोलते हैं ऑथर की यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर यह बोला गया कोविड-19 में बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया और इंडिया के अंदर भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जाती है। हालांकि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटी नेट्स हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं। अलग अलग स्कीम्स की जो हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको देखो थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर ऑथर कहने की कोशिश करते हैं, जब आप लोग यहाँ पर देखोगे इंडिया का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, भारत के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर आपको फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम से हम लोगों ने 800 मिलियन बेनिफिशरीज़ को बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोवाइड करवा रखे हैं, बहुत ज़्यादा अनाज हम लोगों ने दे रखे हैं।
और मतलब कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम लोग मिलियंस ऑफ लोगों को यहाँ पे कवर करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दुनिया का एक लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है हमारे पास में, जो कि बहुत वाइडर लेवल पर लोगों को खाना दे रहा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद इसी प्रोग्राम के अंदर में आप लोग देखोगे कुछ और अलग से भी प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि 120 मिलियन चिल्ड्रंस को हम लोग मिड डे मील स्कीम के अंदर उनको खाना प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रकार का एक प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रकार की यहाँ पर एक स्कीम चल रही है, फ्री में मील्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है ना। तो ये ऐसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भारत के अंदर ऑलरेडी चलते हुए नजर आएंगे। तो ये तो बात हो गई फूड की कि हाँ, फूड के मामले में किस प्रकार से सिक्योरिटी दी जा रही है। दूसरा हम लोग बात करें हेल्थ और इनकम के मामले में, तो हेल्थ और इनकम के मामले में भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है। जब आप लोग देखोगे हमारे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे जो है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम चला रखी है। आयुष्मान भारत स्कीम आपको केंद्र सरकार की देखने को मिलेगी, जहाँ पे 490 मिलियन से ज़्यादा जो बेनिफिशियरीज है उनको कवर किया गया है। ये बात हो जाती है अनऑर्गेनाइज सर्कल्स की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। उसका जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए भी अलग अलग स्कीम चलाई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, उसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो गई। तो कुछ इस प्रकार की स्कीम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए चलाई गई हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, ठेला वगैरह रेडी वगैरह का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले के अंदर यहाँ पर जो अच्छे वर्कर्स हो गए, जिनके पास में बेसिकली यहाँ पर प्रॉपरली सिक्योरिटी उनके जॉब को लेकर, तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर बेनिफिट मिल रहा है। सभी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ के अंदर जो स्कीम्स आ रही हैं उनके अंदर बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पर 400 मिलियन इंडियंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अभी तक कवर नहीं हुए हैं। ऑथर का कहना यह है कि इतने करोड़ों लोगों को हम लोगों ने ये इतना सारा स्कीम के अंदर कवर कर लिया। 200 मिलियन को कहीं पर कवर कर लिया, 130 मिलियन को कहीं पर कवर कर लिया, 110 मिलियन को कहीं पर कवर कर लिया। इन सभी लोगों को हेल्थ को लेकर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इतने लोगों को बेनिफिट्स देने के बावजूद भी 400 मिलियन इंडियंस ऐसे अभी भी हैं जिनको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर नहीं किया गया है। हेल्थ को लेकर उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये जो इनकम सिक्योरिटी है ना, ये बिल्कुल एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में, तो अलग तरीके से यहाँ पर इनको आप कह सकते हो बेनिफिट मिल रहा है। जैसे इन लोगों के लिए पीएफ वगैरह बना दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड। सैलरी से कुछ पैसा काटा जाएगा और उसके अंदर डाला जाएगा, और फिर जैसे रिटायरमेंट हो जाएगा वो जो पैसा है उनको निकाल के दे देंगे रिटायरमेंट के टाइम पर। यही तो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बुढ़ापे के टाइम पर एक अच्छा खासा पैसा इनको मिल रहा है, प्लस हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर इनको पैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसलिए प्रोविडेंट फंड वगैरह यहाँ पर बना रखे हैं। तो इनकम सिक्योरिटी तो इनको दी जा रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जहाँ पे एक अच्छी खासी जॉब को लेकर सिक्योरिटी है, उनको तो बहुत मदद मिल रही है। क्लियर हो गया। उन सभी लोगों के लिए आप देख पाओगे इतना कुछ कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकोगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं उन सबको सपोर्ट मिल रहा है। आपको देखोगे कि पेंशन स्कीम वगैरह भी चलाई गई है। लगभग 53 मिलियन से भी ज़्यादा जो आपको लोग देखने को मिलेंगे वो नए पेंशन स्कीम के अंदर सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। नए पेंशन स्कीम के तहत वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ पे अलग अलग योजनाएं काम करती हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो गया, पीएम किसान स्कीम आपको देखने को मिलेगा, ये अटल पेंशन योजना देखने को मिलेगी। ये भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सभी जगह पर हेल्थ की बात करेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि करोड़ों लोगों को कवर कर रही हैं। जैसे आप देखोगे प्रधानमंत्री मानधन योजना की अगर हम लोग बात करें या इन स्कीम्स की बात करें तो लगभग 120 मिलियन लोग यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अटल पेंशन योजना के अंदर 40 मिलियन लोगों को यहाँ पे कवर कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपको देखने को मिल जाएगी, 5 मिलियन लोगों को कवर करती है। तो इस प्रकार से करोड़ों लोगों को यहाँ पे अलग अलग पर्टिकुलर स्कीम के तहत कवर किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि मतलब देखो, ये बताया गया ओवरऑल 500 लोगों को 500 मिलियन लोगों को कवर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर इस वाले सेक्टर में भी 100 मिलियन ऐसे लोग बचते हैं। 100 मिलियन अपने यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे बचते हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जिनके पास में कोई भी इनकम सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है, उनको कोई भी इनकम नहीं मिल रही है।
तो ऑथर का कहने का मतलब यह है कि कितनी ही स्कीम चल रही हैं, कितनी ही स्कीम से सपोर्ट दिया जा रहा है, कितना ही पैसा आप प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग रह जा रहे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, खासकर हेल्थ के सेक्टर में। उनको हेल्थ को लेकर कोई भी इनकम प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। तो इस वजह से ऑथर का कहना यह है कि हमें जो काम करना चाहिए वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर काम करना चाहिए। अब यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सॉरी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोल रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि भैया हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि देखो आप पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेकर आ रहे हो, बेसिकली यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट सभी जगह पर चलता है। यहाँ पर आप पैसा दे रहे हो लोगों को ताकि लोग खाना वगैरह खा सके, गरीबी दूर हो सके, ठीक बात है, लेकिन उसके लिए पहले से स्कीम है जो कि सभी लोगों को कवर कर रही है। यहाँ पे कोई छूट भी नहीं रहा है, सबको अच्छा खासा खाना मिल रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे लोग छूट रहे हैं, जिनको प्रॉपरली पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिनको बिल्कुल यहाँ पर कहीं पर भी कवरेज नहीं मिल पा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है हेल्थ के मामले में। तो उनके लिए यूनिवर्सल बेसिक जो इनकम है ना, इससे अच्छा क्या रहेगा, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस के क्या होगा, इसके अंदर सभी लोगों के लिए एक बीमा करवा दिया जाएगा। जैसे जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, तो एक इंश्योरेंस करवाया जाएगा सभी लोगों के लिए। तो ये एक यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस होगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस यहाँ पर ऑथर बोलते हैं इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ के मामले में ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, भुखमरी के मामले में इतने नहीं है। भुखमरी के अंदर ज़्यादातर लोग कवर हो जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में लोग ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। दैट इज़ वाई हम लोग को ज़रूरत है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस की। तो इंडियन इकोनॉमी जब तक ग्रो कर रही है और यहाँ पे जब तक हम लोग कैपेबल नहीं हो जाते और ज़्यादा ग्रो करने में, तब तक ये जो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस है इसको यहाँ पर चलाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अब देखो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था टोमेटो फ्लू को लेकर। अब ये आर्टिकल है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। कहोगे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में चर्चा की जा रही है। तो कहोगे ये तो हमें भी दिख रहा है। देखो बात यह है ना कि इस बिल को अभी लोकसभा के टेबल पर रिसेंटली, मतलब लोकसभा पे टेबल किया गया, लोकसभा के अंदर यहाँ पर चर्चा हो रही है। जब तक ये पास नहीं होगा तब तक मत पढ़ना है, काफ़ी सारे यहाँ पर बदलाव, कुछ भी चीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे है कि मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल, इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन हमेशा बदलता रहता है, मार्केट के अंदर बहुत सारे डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। तो उसको देखते हुए एक बिल लेकर आया जा रहा है। बिल का फोकस क्या होगा? देखो, बिल का फोकस यहाँ पर ये रहने वाला है कि जो कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बनाया जाए हमारे देश भर में, प्रमोट किया जाए एक हेल्दी कंपटीशन को, मार्केट कंपटीशन को। ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पे क्या करता है, एकजुट बनाकर कंपटीशन खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग अलग अलग टर्म्स के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे बोला गया है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर इस बिल के बारे में चर्चा करना, जैसे ही पास होता है, अभी टेबल किया गया है, पास अगर होगा तो यहाँ पे चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर वापस से आर्टिकल कवर होगा, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। तब तक यहाँ पर इस बारे में ज़्यादा फोकस करना नहीं, ठीक है ना। चलो, फिर उसके बाद में हमारे पास में और क्या है, हमारे पास में एक और, सॉरी वापस से आ गए हम लोग। अब लेक्चर को समाप्त करेंगे। अरे यार, लेक्चर को समाप्त करने से पहले एक और आर्टिकल रह गया है, मुझे तो अब ध्यान आ रहा है। एक छोटा सा आर्टिकल ये रह गया है, चलो इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, बीजेपी कह रहा हूँ, बिहार के अंदर आपने जो देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस काफ़ी सारे हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नीतीश कुमार, इन्होंने यहाँ पर सरकार छोड़ी, जो अपनी पार्टी थी वो छोड़ी, उसके बाद में जो महागठबंधन है उसके साथ में आकर एक ग्रांड अलायंस बना लिया इन्होंने। अब अलायंस बनाने के बाद में एक तरीके से जीत भी गए हैं, और आज के टाइम पर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है ये बन चुके हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने अब यहाँ पर देखो, जब इनके लिए एक फ्लोर टेस्ट करवाया गया तो वो फ्लोर टेस्ट भी यहाँ पर इन्होंने पास कर लिया, फ्लोर टेस्ट भी जीत गए। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, मतलब चेक करा जाता है कि भाई इनके पास में एमएलए का सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि किसी चीफ मिनिस्टर के पास में अगर एमएलए का सपोर्ट नहीं होगा तो काम खत्म है। एमएलए उनके फेवर में नहीं होगा तो वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे उस पद पर रह नहीं सकता। तो बेसिकली उसके लिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है। तो फ्लोर टेस्ट के अंदर एमएलए ने इन्हीं के फेवर में वोट दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर ये पास हो गए। तो यहाँ पे हम लोग अब फ्लोर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गवर्नर है, गवर्नर के पास में पावर्स आती है इस फ्लोर टेस्ट की। तो गवर्नर कैन एक्साइज द अबव, यानी फ्लोर टेस्ट के बारे में जो पावर्स है गवर्नर के पास में एज पर द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये बोलता है कि गवर्नर को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, तो गवर्नर को बेसिकली यहाँ पर अगर एड और एडवाइस मिले तो गवर्नर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करवा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब कोई हाउस जो होता है,
यानी जो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर बात की जा रही है, जब कोई हाउस होता है उसके अंदर कोई सेशन चल रहा है, सेशन मतलब बजट सेशन या मॉनसून सेशन जैसे सेशन चलते हैं, अगर कोई सेशन चलता है तो यहाँ पर स्पीकर के पास में पावर होती है जो कि फ्लोर टेस्ट करवाएगा। लेकिन सपोज़ यहाँ पर असेंबली के अंदर कोई भी सेशन नहीं चल रहा है तो गवर्नर के पास में पावर आ जाती है आर्टिकल 163 के तहत कि वो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करवा सकता है। प्लस यहाँ पे गवर्नर के पास में और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स भी आती हैं 163 क्लॉज 1 के तहत। वो ये है कि गवर्नर को अगर लगता है कि जो करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं इनके पास में कोई सपोर्ट है ही नहीं, एमएलए का कोई सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नर के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है आर्टिकल 174 के तहत कि अगर ये गवर्नर पाते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर के पास में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी एमएलए का सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नर यहाँ पर खुद से भी फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब फ्लोर टेस्ट के तहत क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी लोग को एमएलएस को बुलाया जाएगा। अब जो एमएलए प्रेजेंट होंगे वो वोटिंग देंगे कि चीफ मिनिस्टर के फेवर में है या नहीं है। फेवर में होंगे हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं होंगे हाथ नहीं खड़ा करेंगे, होंगे तो फिर यहाँ पर एक तरीके से वो चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे, फेवर में नहीं होंगे तो वो चीफ मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। ये होता है फ्लोर टेस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखा ये फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट चेक करता है मेजोरिटी के मामले में, यानी चीफ मिनिस्टर को एमएलए का सपोर्ट है या नहीं है ये चेक किया जाता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको फ्लोर टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बताया कि मान लो कोई असेंबली है, वहाँ पे बुलाया गया लोगों को, जो प्रेजेंट एमएलएज होंगे वही यहाँ पर वोट कर सकेंगे, जो प्रेजेंट नहीं होंगे वो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था। अब फटाफट हम लोग अपनी वोकैब्स को देख लेते हैं। आज की वोकैब्स क्या हैं। अरे यार मैंने वोकैब्स भी कवर नहीं करी अभी, एक सेकेंड रुको, वोकैब्स को फटाफट कवर कर लेते हैं। तो आज की वोकैबलरी में सबसे पहला वोकैब आता है बंगल। बंगल मतलब होता है मैसअप यानी घपला। दूसरा वोकैब है क्विर्क। क्विर्क मतलब पागलपन, या फिर इसको इंग्लिश में एसेंट्रिसिटी के नाम से जान सकते हो। देन आता है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब तृष्णा या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, या फिर आप कह सकते हो भूख भी, हम लोग मतलब इसका एक सिनोनिम देखें तो भूख भी कह सकते हैं, भूख की कभी क्रेविंग होती है। उसके बाद में चौथा वोकैब आता है विप। विप मतलब पीटना या बैश। उसके बाद में आता है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब यहाँ पर जोशपूर्ण या फिर एनर्जेटिक। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको आज के वोकैब्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्कशन था। आई होप आपको सभी कुछ क्लियर हो चुका है, बहुत कुछ जानने को मिला है, और सब कुछ क्लियर हो गया तो वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर से ठोक देना। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की। जो साल 2019 का क्वेश्चन था, Cas9 प्रोटीन अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए। बेसिकली यहाँ पर जीन एडिटिंग के लिए इस सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैंने जीन एडिटिंग के बारे में काफ़ी बार पढ़ाया है। तो जीन एडिटिंग के अंदर CRISPR-Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।